people, so आज यार हम द हिंदू के डिस्कशन में डिस्कस करने जा रहे हैं और 4th of 5th का न्यूज़पेपर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर लॉ का यूट्यूब चैनल। इसमें हम क्या करते हैं, हम हफ्ते के 2 सेशंस लेने वाले हैं, जिसमें हम 3 दिन और 4 दिन को डिवाइड करके द हिंदू का न्यूज़पेपर कवर करने वाले हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 दिन या बाई वीकली सेशंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन कंसिस्टेंटली मेंटेन करना और हर दिन का सेशन अटेंड कर पाना काफी बार बच्चों के मैक्सिमम बच्चों के लिए मुश्किल होता है काफी। तो इसको हमने एक क्रक्स या समराइज करके हफ्ते के 2 सेशंस रखे हुए हैं। ये 45 मिनट से लेके 1 घंटे का सेशन अगर आप लगा लेते हो तो आपका पूरे हफ्ते का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी द हिंदू में आए हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं 3 मई के न्यूज़पेपर के साथ। यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है दैट इज प्रीडोमिनेटली अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट का सब्जेक्ट है। और ये बात कहां से आई थी, वेस्ट बंगाल में। बेसिकली वेस्ट बंगाल ने कंप्लेंट फाइल की थी वेस्ट बंगाल स्टेट ने, जिसमें उन्होंने बोला था कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो ऐसा क्लेम कर रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो अगर विद इन द स्टेट मतलब किसी स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं तो यूनिलैटरल मतलब एक्सक्लूसिव राइट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की आ जाती है, या फिर सीबीआई की एक्सक्लूसिव राइट सीबीआई जो कि आती है सेंटर के अंदर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर एक्सक्लूसिवली एक तो स्टेट सब्जेक्ट है। यहाँ पे बातचीत क्या हुई है फटाफट से देखते हैं, बट हमको मुद्दा समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है जस्टिस बी आर गवाई टू बी मोर स्पेसिफिक, उन्होंने ऐसा बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सपोज अ सेंट्रल एम्प्लॉय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कमिट्स डेकोइटी, दिस द केस बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई ओनली। यहाँ दिक्कत ये नहीं आ रही थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे केस को, यहाँ पे दिक्कत या प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सीबीआई बोल रहा था उनकी यूनिलैटरल राइट है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की राइट है इस चीज में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ सीबीआई का ही राइट है, यूनिलैटरल राइट। दैट वाज द प्रॉब्लम। तो ये सवाल पूछा गया, जस्टिस बी आर गवाई ने पूछा है, ठीक है। ही बेसिकली इंक्वायर्ड, जिसमें बाकी सारे जस्टिस ने बैठ के डिस्कस किया, चर्चा हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला लॉ एंड ऑर्डर इज एक्चुअली अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल के अंदर बाकायदा लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट प्रोवाइडेड है। इनमें जो भी यूनियन लिस्ट आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि यूनियन के अंदर आते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर लॉ बना सकती है। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लिस्ट के अंदर आता है वो सारे सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे आते हैं जिनके ऊपर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, यूनियन एज वेल एज स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी दे दी है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है दिस इज एक्चुअली अ स्टेट सब्जेक्ट। मतलब क्लियरली सीबीआई के पास कोई यूनिलैटरल राइट नहीं है, किसी भी भले ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय क्राइम कमिट कर रहा है, ऑफेंस कमिट कर रहा है, उसमें सीबीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है उसको ट्राई करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर इज नो यूनिलैटरल क्लेम, जो कि सीबीआई बोल रहा था ऐसा कोई भी यूनिलैटरल क्लेम नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे डिसीजन दिया गया है इन फेवर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, यहाँ पे सीबीआई के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर एज अ स्टेट सब्जेक्ट ये बोला। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि फॉर्म हुई थी 1963 में। ये फॉर्म किस एक्ट के तहत हुई थी, जिसको फॉर्म अंडर या थ्रू दिल्ली स्पेशल एक्ट जो कि आया था 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। डायरेक्टर अभी आज के डेट में है मिस्टर प्रवीण सूद। एंड ये अगेन एस्टैब्लिश किस एक्ट के अंदर हुई थी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। ये कुछ स्टैटिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो शायद आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए, तो ये यही के यही हम कवर करते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, यहाँ पर heat from Kerala to close all education institutions till May 6। तो यहाँ पे बात एक स्टेट की हो रही है, लेकिन द एंटायर पॉइंट इज हम बहुत सारे द हिंदू के ही हर दूसरे हफ्ते आर्टिकल्स आते रहते हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज।
तो हमने पेरिस एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है जिसमें हम कार्बन एमिशंस कम करने की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं नेट कार्बन जीरो हम अचीव करेंगे बाय 2070 ईयर। अब ये नेट कार्बन एमिशन जीरो करने से क्या होगा, इससे अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग में रिडक्शन होगा, और ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर रीजन कि आजकल क्लाइमेट इतना ज्यादा हॉट क्यों हो रहा है। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स जो आपको न्यूज देखने को मिल रहा है अलग अलग स्टेट। स्कूल्स अब जल्दी बंद होने लगे हैं, 12 बजे के बाद स्कूल्स कंटिन्यू नहीं होते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा हीट हो गई है कि इट्स लोगों को हीट स्ट्रोक ऐसे नॉर्मली आ रहा है, जो पहले बहुत ज्यादा फार फेच चीज हुआ करती थी, वो अब लोगों को ऐसे नॉर्मली हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, हीट की वजह से बुखार, तबीयत खराब, ऑल दैट, क्योंकि इट इज अनबेरेबल नाउ एंड ऑल दिस इज जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स इस तरीके के आते रहते हैं जिनको हम कवर करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यहाँ पर एक स्टडी आई है जिसमें बोला गया है कि अगर एक्सोटिक प्लांट्स को वाइल्ड लाइफ से रिमूव किया जाएगा, उससे ही वाइल्ड एनिमल्स के लिए खाना हम इंश्योर कर सकते हैं। और ये बात हो रही है अगेन केरला स्टेट फॉरेस्ट प्रोटेक्टिव स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्टडी कंडक्ट की गई थी। और यहाँ पे बात हो रही है चिन्नकनल, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एलिफेंट जो है वहां पे केरला के, उनके लिए एक एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसके थ्रू वो पास करके जो भी जंगल है वहां के वेजिटेशन जो उनको खाने की एक्सेस चाहिए होती है वहां इजीली पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाए क्योंकि वहां की जो राशन शॉप्स हैं उन पर एलिफेंट्स अटैक कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राशन शॉप्स को फेंसिंग किया जाए, इमीडिएट रिस्पांस, एंड इन द लॉन्ग रन बोला था एक एलिफेंट कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाए ताकि ह्यूमन एनिमल या ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जितना कम हो सके उतना कम। यहाँ पे बात चल रही है रिमूविंग टॉक्सिक प्लांट्स फॉरेस्ट में से, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉरी नॉट टॉक्सिक, एक्सोटिक प्लांट जो देखने में सुंदर दिखते हैं बट दे आर नॉट एडिबल, एनिमल्स उसको खा नहीं सकते, तो वो बेसिकली किसी काम के नहीं है जंगल में। तो इस तरीके के एक्सोटिक प्लांट्स को अगर हम हटा देते हैं तो वहां पर सारे वेजिटेटिव प्लांट्स जो एक्चुअली में दे आर फॉडर फॉर एनिमल्स उनके उगने की जगह बन जाती है। तो दिस इज अ सोल्यूशन स्टडी के हिसाब से अ ग्रुप ऑफ ग्राउंड फॉरेस्ट टीम इंक्लूडिंग वहां के जो भी डेप्यूटी रेंजर्स हैं, वॉचर्स हैं, उन सब ने चिन्नकन्नल एक जगह है केरला में, वहां पर ये स्टडी लोगों के साथ बातचीत की, लोकल्स के साथ बातचीत की और यहाँ पे स्टडी कंडक्ट की है। और यहाँ पर एक एक्सोटिक स्पीशीज जो काफी ज्यादा है उसका नाम है अकासिया नियोन्सी, जिसको हम ब्लैक वॉटल भी कहते हैं, एंड यूकलिप्टस। ये दोनों ही प्लांट्स अगर बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में इन जंगलों में इनको अगर हटा दिया जाता है तो वहां पर और भी ज्यादा वेजिटेशन की जगह बन जाएगी और उससे एनिमल फूड क्राइसिस जो है उसकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होने के चांसेस हैं। अगेन एन एक्सपर्ट पैनल अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू एड्रेस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बारे में हमने बात की इन द रीजन हैज रेकमेंडेड ओपनिंग ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर। ये हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक एलिफेंट कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है एक रास्ता जिसमें ना कोई इस्टेब्लिशमेंट होगा, ना दुकानें हो, ना घर, कुछ भी नहीं होगा, तो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होगा। अलग से अगर आप उनको निकलने का रास्ता ही दे दोगे कि उनके लिए एक्सेस जो है जंगलों का वो आसान हो जाए, तो ये हाईकोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है। अब बात चल रही है कि क्यों जानवर जंगलों से निकल के इधर उधर भटकने जाते हैं, क्योंकि जंगलों में उनको खाने की कमी होती है, वेजिटेशन इनफ नहीं होता है। तो उसके बारे में सोल्यूशन इस स्टडी में निकाला गया है और ये बोला गया है कि अगर एक्सोटिक प्लांट्स को निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है जंगलों से, तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, coming on to the next important article, it's on POCSO Act या फिर Protection of Children from Sexual Offences Act। ये जो पॉक्सो एक्ट है इसके बारे में बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जिस भी ऑब्जेक्टिव से ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया था उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जस्ट बिकॉज या सिर्फ क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस कंटिन्यू एंड वर्स स्टिल अब्यूजर्स मैरी देयर माइनर विक्टिम्स टू एस्केप कन्विक्शन। अभी हाल ही में एक ऐसा केस आया है सामने जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था एक केस का, जहां पे बेसिकली कैलकाटा हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि एक 14-year-old रेप विक्टिम के जो अब्यूजर था, द रेपिस्ट,
he agreed to marry her because कि बेसिकली सोसाइटी के नजरों में इज्जत मिल जाए बिकॉज द काइंड ऑफ सोच आवर सोसाइटी हैज। तो उस केस में कैलकाटा हाई कोर्ट ने बेसिकली काफी रिग्रेसिव जजमेंट सुनाते हुए उन्होंने बोला था, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए थे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन उनके ऐसे थे कि इन देयर ऑर्डर उन्होंने एडवाइस किया था एडोलेसेंट लड़कियों को भी टू कंट्रोल देयर सेक्सुअल अर्जेस। इस चीज में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब खुद से ही डिसीजन कॉग्निजेंस लिया था इस केस का कि अब हम इस केस की सुनवाई करेंगे। टॉप कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने डील करते हुए बोला कि इन द केस ऑफ किडनैप एंड रेप ऑफ 14-year-old गर्ल इन वेस्ट बंगाल, तो इससे डील करते हुए बोला कि जस्ट बिकॉज आज के डेट में चाइल्ड मैरिजेस और भी ज्यादा बढ़ गई है और ये चलन बहुत ज्यादा चल चुका है कि जो भी मोलेस्टेशन सेक्सुअल अब्यूज की विक्टिम्स होती है अक्सर बचने के लिए जेल से उनके जो अक्यूज होते हैं जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया होता है वो अक्सर दे अग्री टू मैरी द चाइल्ड। तो घर वालों का भी ऐसा हो जाता है कि केसेस कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, समाज में थू भी नहीं होगी, टैबू जो अटैच होता है विद सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड सेक्सुअल अब्यूज वो भी हट जाएगा, लड़की का घर भी बच जाएगा। तो पीपल कांट थिंक अबाउट दैट। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जस्ट बिकॉज ये चीजें अब आम हो चुकी हैं, कॉमन हो चुकी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉक्सो एक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पर भुला दें। So the POCSO Act should be ignored by the courts as most of the people at grassroots level मतलब सबसे नीचे लेवल पे are not filing complaint, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तो just because grassroots level मतलब गांव खेड़े छोटे छोटे जगहों पे वहां पे अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट होता है तो just because वहां पे लोग कंप्लेंट फाइल नहीं करना चाहते या सर्वाइवर सामने निकल के आना नहीं चाहते तो हम क्या एक्ट जो लेकर आए उसका पूरा ऑब्जेक्टिव ही इग्नोर करते हैं? No, that was the entire point कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था, जस्टिस ओका ने ऐसा रिमार्क किया था कि she was 14 years old at the time of the incident, जब इंसिडेंट हुआ था। Then she did not get an opportunity to make an informed choice, मतलब बच्चे में बेसिकली 14 साल की उम्र में कितनी अकल होती है, तो इन्फॉर्म्ड चॉइस पूरे नॉलेज कंसेंट होश आवाज में चॉइस करने की क्षमता उसमें नहीं थी एक तरीके से। Now she is forced to go and live with him. Imagine living with your own somebody who has abused you sexually. उसके साथ अब शादी करके रहना पड़ रहा है। तो just because सोसाइटी में ये सब चीजें बढ़ चुकी है इसका मतलब ये नहीं है कि एक्ट को ही इग्नोर कर दिया जाए। That was the entire point the Supreme Court tried to make here. Okay? अच्छा, POCSO Act आया कब था? It came in 2012. अच्छा, यहाँ पे मणिपुर वायलेंस के बारे में लिखा है कि ईयर ऑन नंबर ऑफ एफआईआर ब्रॉट डाउन फ्रॉम 11,000 टू जस्ट 3,000। तो यहाँ नंबर ऑफ केसेस की बात हो रही है, बट उससे पहले देख लेते हैं मणिपुर वायलेंस जो इसको 1 साल हो चुके हैं, ये हुआ क्या था। ये बेसिकली कम्युनल वायलेंस था, वहाँ की कम्युनिटीज आपस में लड़ रही थी। एंड मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि अब ऐसे 2 कम्युनिटीज में डिवाइडेड है बेसिकली मणिपुर, एक जो हिली एरिया में रहते हैं जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है और एक जो कि वैलीज में रहते हैं। इन दोनों के बीच में वायलेंस छिड़ गया था, झगड़ा हो गया था बिकॉज ऑफ लैंड ऑक्यूपेंसी। सरकार काफी सारे फायदे ट्राइबल्स को देती है। इसमें वैली में जो रहते हैं लोग उनका ये कहना था कि आप रिजर्वेशन भी उन्हीं को दे रहे हैं, लैंड राइट्स भी उन्हीं को दे रहे हैं, तो हमारे लिए बचेगा। दिस वाज द बेसिक रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। उसके बाद से वायलेंस स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे करके एस्केलेट करता गया और आज तक ढंग से कंट्रोल में नहीं आ पाया है। तो यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स के बीच में वायलेंस हो गया था और लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट एथनिक ग्रुप्स के बीच में हुआ था। यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस हैड शॉट अप ओइंग टू ओवरलैप सेवरल डुप्लीकेट एफआईआर। तो ये कम जो एफआईआर हुई है 11,000 से 3,000 हुई है, ये गलत या झूठ नहीं बोला है, बेसिकली डुप्लीकेट एफआईआर फाइल हो गई, मतलब एक ही केस अलग अलग थानों में बहुत सारे फाइल हो गए, तो उनको क्लब टुगेदर किया, मतलब एक केस एक थाने में फाइल हुआ है और दूसरी जगह भी फाइल हुआ है तो दूसरी जगह से उसको हटा दिया गया, तब जाके एफआईआर 3,000 पर आई है। तो year after ethnic violence erupted in Manipur, the cleanup of records has brought down the total number of violence related to first information reports. तो इससे अब रियलिटी पता चल पा रही है कि एक्चुअली में 11,000 एफआईआर देख के ऐसे लग रहा होगा कि ओ माय गॉड चल के रहा है स्टेट। 3,000 इज स्टिल अ लॉट, बट 11,000 के कंपैरिजन में 3,000 एक्चुअली शोज द ग्राउंड रियलिटी।
नंबर ऑफ केसेस हैड शॉट अप ओइंग टू ओवरलैप, अगेन एफआईआर के क्योंकि ओवरलैप हो रहे थे इसलिए नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे, बट फाइनली इट हैज बीन ब्रॉट डाउन। अच्छा, जो दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हुई थी, एथनिक ग्रुप्स, उनमें दोनों के नाम है, द वन ऑफ देम आर कुकी एंड द सेकंड वन आर मीती। कुकी ग्रुप एंड द मीती, ये दो एथनिक ग्रुप हैं जिनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। तो दिस कुड कम इन एनी एग्जाम एज अ क्वेश्चन। अगर यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे संजीदा बात हो रही है, इस आर्टिकल को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, रिकॉग्नाइज दिस लीव एज अ वुमेन्स राइट। ये आर्टिकल लिखा है एक प्रोफेसर है, हु इज टीचिंग पॉलिटिकल साइंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड बात हुई है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन से रिलेट किया गया है, किस तरीके से इलेक्शंस को बीच में लाया गया है। Sometimes elections form an acceptance of and solutions to deeply institutionalized gender bias. कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन बहुत सारी ऐसी चीजों को रोशनी में या सामने ला देते हैं जो शायद अदरवाइज नहीं आती। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, अभी जो फिलहाल इलेक्शंस चल रहे हैं, जनरल इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ द रूलिंग पार्टी जो तमिलनाडु की है, डीएमके जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, दिस इज द नेम ऑफ द पार्टी व्हिच इज द रूलिंग पार्टी इन तमिलनाडु। उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रॉमिस किया है विमेन वेलफेयर के अंडर that the DMK will insist that union government enact a law providing menstrual leave to women. Menstrual leave, जब भी days आता है for women when they are menstruating, उन leave को menstrual leave के तौर पे खास तौर पे औरतों को दिया जाए, ऐसा डीएमके ने अपनी मैनिफेस्टो में बोला है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, कि दे विल मेक श्योर कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट से ये चीज करवाएं। Emphasizing the journey towards gender equality, gender equality को लाने के लिए बेसिकली ये बात हो रही है। Legislators and bills, कांग्रेस मेंबर 2021 की बात हो रही है, यहाँ पे एस ज्योतिमणि, शी वाज अ कांग्रेस मेंबर, उन्होंने, शी वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम तमिलनाडु, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड पेड लीव 2019। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इस बिल का पूरा एम क्या था, इट सॉट टू ब्रिंग मेंस्ट्रुअल लीव इनटू द एम्बिट ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। मतलब एक औरत के अधिकार के तौर पर मेंस्ट्रुअल लीव को लाने की कोशिश की ये बिल, एंड अ रिफ्यूजल टू ऑफ सच लीव इनटू डोमेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन। ये थोड़ा सा शायद एक्सट्रीम हुआ था, इसलिए द बिल वाज टेबल्ड एंड इट कुड नॉट बी पास्ड, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि मेंस्ट्रुअल लीव औरत का अधिकार माना जाएगा, और अगर वो लीव नहीं दी जाती है, मतलब रिफ्यूजल टू गिव दैट लीव वुड अमाउंट टू आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के अंडर चार्ज किया जा सकता है। तो बेसिकली यू वुड बी चार्ज अंडर फर्स्ट एक्ट, जो एज पर एज आई रिमेंबर, जो इस टाइम पे बिल जब टेबल किया गया था, तो दिस इशू was a huge one कि ऐसे कैसे menstrual leave मना कर दी, तो पॉश एक्ट के अंडर हाउ कुड यू चार्ज दिस। तो the extreme level of punishment it had according to the members, the bill could not go through। तो बेसिकली अगेन इलेक्शन मैनिफेस्टो में जब ये बात होगी, तो यहाँ पे ये कहना है कि एक बहुत ही डीपली रूटेड इशू है, बिकॉज इट शुड बी एन इशू। If something that is natural to women, men do not menstruate. Casually, men को भी मिल रही है, women को भी मिल रही है, but we have something more, जिसके लिए we should be given that allowance. That is the entire point. कि something where we suffer more, so should it be a point कि since we are biologically different, since we have something, महीने के ऐसे 2 दिन हमारे होते ही होते हैं जिसमें भी probably लोग घर से भी नहीं निकल पाते हैं बाहर, because there is so much pain and they're suffering so much, तो क्या उसके लिए अपनी casual leave को waste करें just because that is a natural process of the body जिस पे हमारा कोई control नहीं है। That is the entire point। तो ये इतने deeply rooted issues हैं जो कई बार elections के टाइम पे बाहर निकल के आ जाते हैं। That is the entire point of this
आर्टिकल। तो डीएमके जो अभी रूलिंग पार्टी है और तमिलनाडु में, उनका ऐसा कहना है कि अगर वो वापस से पावर में आते हैं तो दे विल मेक श्योर कि यूनियन गवर्नमेंट से इस लॉ को पास कर पाए। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू द 4th ऑफ मई का न्यूज़पेपर, फटाफट से आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं है बट काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले जो MCS एरीज जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसके क्रू मेंबर्स थे, 25 टोटल क्रू मेंबर्स थे, 25, उसमें से 17 इंडियंस थे। All you crew members who were on MCS Aries, on board MCS Aries, they were freed on humanitarian grounds. तो यहाँ बात क्या हुई थी? क्योंकि मेजॉरिटी वर इंडियन सेलर्स, ऑल द इंडियन सेलर्स ऑन बोर्ड पोर्चुगीज फ्लैग वेसल MCS Aries हैव बीन रिलीज्ड। ऐसा, और कैप्चर किन्होंने किया था? ईरान गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने ऐसा नोटिस निकाल के बेसिकली बोला है। दिस इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड बाय ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री, रादर फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है हुसैन अमीर अब्दुल्लान, इन अ टेलीफोन कन्वर्सेशन विद द एस्टोनियन काउंटर। जो एस्टोनियन फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे बताया, whose name is मार्कस चाक। ठीक है, Ship also had several Estonian crew members, इसलिए उन्होंने बात की होगी क्योंकि 17 के अलावा और भी crew members थे who were Estonian। तो ये बात में उन्होंने फाइनली बोला है कि all the crew members have been released or या freed on humanitarian grounds। Next important news, yeah, इंडिया का प्रेस फ्रीडम स्कोर फेल ओवर द लास्ट ईयर, ऐसा RSF का कहना है। तो हर बार हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट निकाली जाती है और वो पूरे दुनिया की सारी कंट्रीज में ऑब्जर्व किया जाता है कि वहाँ प्रेस फ्रीडम कितना अलाउ किया जा रहा है, एंड देन फाइनली प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट निकाली जाती है। तो इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर आवर डेमोक्रेसी, एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर ही होता है फ्री प्रेस। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का दिस इज अ ह्यूज सेटबैक अगर वहां की फ्रीडम ऑफ प्रेस कम होती जा रही है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में वही हो रहा है। इंडिया स्कोर इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, किसी भी चीज का जब इंडेक्स निकाला जाता है मतलब कि उस चीज को कैलकुलेट करके स्कोर निकाला जा रहा है, फेल ओवर द लास्ट ईयर। पहले 36.62 था, अब 31.28, तो 4 पॉइंट हम पीछे गए अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इसकी पूरी स्टडी करता है, रिसर्च करता है, देन इस टाइप की रिपोर्ट निकालता है। The government has in the past dismissed international rankings। इस टाइप की इंटरनेशनल रैंकिंग जो प्रेस की फ्रीडम के ऊपर आती थी उसको अक्सर गवर्नमेंट इग्नोर करती है। ऐसा ज्यादातर टाइम दे गिव अ न्यूट्रल रिएक्शन या रिएक्ट ही नहीं करते हैं। आधे ज्यादा टाइम ऐसे बोलते हैं कि इट्स एक्चुअली द वेस्टर्न कंट्रीज जो इंडिया को ऐसे दिखाना चाहती है, ऐसे दर्शाना चाहती है एज इफ वी आर नॉट, आवर प्रेस इज नॉट फ्री, तो इट्स अ प्रोपेगेंडा सॉर्ट ऑफ। तो अक्सर गवर्नमेंट इग्नोर करती है या ऐसा बोल देती है कि प्रोपेगेंडा ड्रिवन है। नॉर्वे और डेनमार्क ने टॉप किया है, ऐसा माना जाता है कि वहां की फ्रीडम ऑफ प्रेस सबसे ज्यादा है। तो नॉर्वे एंड डेनमार्क आर द 2 कंट्रीज जिनकी टॉप रैंकिंग है। प्रेस फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड, ऐसा RSF का कहना है, उन्होंने स्टेटमेंट में निकाला, प्रेस फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड इज बीइंग थ्रेटेंड बाय द वेरी पीपल हु शुड बी गारंटर्स। मतलब यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट। RSF का ऐसा कहना है कि पूरे दुनिया में जिनकी रैंकिंग खराब आई है वहां पे ऐसा देखने को मिला है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है प्रेस फ्रीडम को इंश्योर करना, वही लोग इस प्रेस फ्रीडम को छीन रहे हैं। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्रीज। तो यहाँ पर जो हमारी इंडिया की रैंक भी काफी ज्यादा गिरी है, उसके लिए भी अकॉर्डिंग टू RSF द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। प्रेस फ्रीडम क्वेश्चन है क्या चीजें कवर करती है, किन चीजों के बेसिस पर ये प्रेस फ्रीडम को देखा जाता है? आर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट एंड सिक्योरिटी। इन 5 पैरामीटर्स को यूज करके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नापा जाता है, स्कोर निकाला जाता है, एंड देन फाइनली इट इज कैलकुलेटेड। स्कोर्स फॉर इंडिया ड्रॉप इन ऑल बट सिक्योरिटी इंडिकेटर। सिक्योरिटी
छोड़ के बाकी चारों पैरामीटर्स में हमारे स्कोर्स नीचे ही गिरे हैं। इंडियन मीडिया हैज फॉलन इनटू एन अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ऐसा बोला जा रहा है। आरएसएफ का कहना है कि सिंस द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, द करंट रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से आई है, तब से सिर्फ प्रेस फ्रीडम नीचे ही गिरी है। Indian journalists who are very critical of the government are subjected to harassment and campaigns by BJP-backed trolls. ऐसा भी उनका कहना है क्योंकि since they release index and reports, तो उसके साथ रीजनिंग भी रिपोर्ट करते हैं कि ये रीजन है, इसके वजह से हमारे हिसाब से हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग दिस इज द रीजन व्हाई प्रेस फ्रीडम इज गोइंग डाउन। तो उनके हिसाब से जो उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है उसके हिसाब से ये बेसिकली इंडियन जर्नलिस्ट हु आर क्रिटिकल, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके बात करते हैं या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको काफी हद तक ट्रोल या हरास किया जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई प्रेस फ्रीडम इज गोइंग डाउन सो मच। Coming up to the next one, अच्छा, लास्ट में उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करते हुए, स्टेटमेंट रिलीज करते हुए बोला है कि वी सी अ कैटास्ट्रोफिक मतलब बहुत बड़े लेवल के इफेक्ट ग्लोबली ऑफ द फर्स्ट ट्रम्प प्रेसिडेंसी एंड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स मीडिया हु वर लेबल्ड एनिमीज ऑफ द स्टेट। यूएस के बारे में उन्होंने ये बोला है कि यूएस की जो रैंकिंग गिरी है प्रेस फ्रीडम में, खास तौर पे ट्रम्प गवर्नमेंट के बाद से, दैट इज वेरी वेरी कंसर्निंग, क्योंकि यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पे प्रेस फ्रीडम को काफी ज्यादा ऊपर रखा जाता है। मतलब दे हैड, अब जैसी भी कंट्री हो, गवर्नमेंट वहां की जैसी भी हो, देयर प्रेस या मीडिया हैड अ लॉट ऑफ फ्रीडम, तो उनका जो रैंकिंग स्लिप हुई है दिस वाज एक्सट्रीमली कंसर्निंग। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ आरएसएफ ये ट्रम्प गवर्नमेंट के टाइम से हुआ है, क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट के टाइम पे जो भी अलग बात करने वाले या क्रिटिसाइज करने वाले मीडिया आउटलेट्स या जर्नलिस्ट होते थे, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था एज इफ दे आर द एनिमी ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो उसकी वजह से प्रेस फ्रीडम ने काफी ज्यादा सफर किया था ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है ये बट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है कि ऑर्गन डोनेशन काफी खराब हो गया है इन इंडिया बिकॉज ऑफ पुअर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रेन डेड केसेस। बात क्या हो रही है यहाँ पे, बेसिकली इंडिया में लेस देन 1 डोनर पर मिलियन पॉपुलेशन आज के टाइम पे ऑर्गन डोनेशन की यहाँ पे बात हो रही है इज अवेलेबल। पुअर आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ and brain death cases is keeping the rate of organ donation, क्योंकि the thing is once a person dies, ज्यादातर टाइम organ donation possible हो पाता है एक्सीडेंट के केस ज्यादातर टाइम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते व्हेन द ब्रेन इज डेड। ब्रेन वंस द ब्रेन डाइज, ब्रेन जब बंद हो जाता है उसके बाद भी कुछ घंटे का स्लॉट होता है जिसमें ऑर्गन्स कैन बी हार्वेस्टेड। क्योंकि सही टाइम से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता तो कई बार ये ऑर्गन्स हार्वेस्ट नहीं किए जा पाते और इसलिए ऑर्गन डोनेशन का रेट बहुत ही लो है। बिकॉज ऑफ दिस ईदर जो भी विक्टिम होता है उसकी फैमिली को अवेयरनेस नहीं होती, या कई बार तो हॉस्पिटल के स्टाफ को खुद ही अवेयरनेस नहीं होती कि ये ब्रेन डेड वाला जो स्लॉट होता है इसके टाइम पे कितने टाइम के अंदर हार्वेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे दैट इज द एंटायर पॉइंट जो कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है। उन्होंने ऐसा बोला है कि दिस इज वेरी कंसर्निंग क्योंकि वी आर अ कंट्री ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल, हमारे यहाँ बिलियंस रहते हैं और उसमें पर 1 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन एक से भी कम डोनर है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज आस्क्ड द हेल्थ अथॉरिटी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। उन्होंने फिर फाइनली इसका सोल्यूशन देते हुए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट निकाला। एंड इसमें ये बोला गया कि जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी होते हैं हॉस्पिटल्स में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, इनकी ड्यूटी है उस टाइम पे दे शुड मेक नेसेसरी इंक्वायरीज आफ्टर द ब्रेन डेथ केसेस आर सर्टिफाइड बाय कॉम्पिटेंट। मतलब अब ड्यूटी दे दी गई है यहाँ पे जो भी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है और डॉक्टर ऑन ड्यूटी है कि आप प्रॉपर इंक्वायरी करो ब्रेन डेड केसेस में कि सर्टिफाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से लेकर इंक्वायरी करके एंड देन प्रोसीजर यू हैव टू टेक फॉरवर्ड। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अब किसकी जिम्मेदारी है कि ये केसेस को आइडेंटिफाई करके प्रोसीजर आगे लेके जाए, तो वो जिम्मेदारी दे दी गई है और ट्रांसप्लांट ऑफिसर या ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो भी है कोऑर्डिनेटर उनको एंड
the doctor on duty. Now they have the responsibility कि इसको recognize करके they have to take the procedure forward. और साथ ही साथ में हॉस्पिटल को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप फैसिलिटेट करेंगे और आप मॉनिटर करेंगे ऐसे सारे सर्टिफिकेशन ऑफ ब्रेन डेड केसेस इंश्योर करने के लिए कि थोटा के जो रूल्स होते हैं वो कंप्लाई होने चाहिए एंड प्रोसीजर आगे जाना चाहिए. गोइंग बाय द ट्रांसप्लांट डेटा, टोटल ऑफ 16,041 total of 16,041 organs, mostly kidneys, were donated in 2022. ठीक है, जिसमें से मतलब अभी 1 लाख से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, डोनेशन सिर्फ 16,000. So this does not even begin to cover the problem. अच्छा, this is a very important editorial. यहाँ पे बोला जा रहा है पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल राइज, इट्स रीजनल डिक्लाइन. मतलब इंडिया का एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि हम दुनिया में ग्लोबली पूरे दुनिया में तो वी आर राइजिंग, हम ऊपर जा रहे हैं, बट रीजनल लेवल पे, रीजन मतलब आप एशिया पैसिफिक रीजन देख लेते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली वी आर डिक्लाइनिंग, हमारा स्टेटस नीचे जा रहा है. इसके बारे में डिस्कशन हुआ है एंड इसके रीजंस को यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है. So India foreign policy is that globally rising India is also a regionally declining power. हमारा पावर जो ग्लोबली बढ़ रहा है, रीजनली पावर वही कम होता जा रहा है. इसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या है? India's influence is declining in South Asia. हमारा आसपास की ही नेबरिंग कंट्रीज में हमारा इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है. जैसे आप देख लो नेपाल के साथ आज के डेट में हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं, हमारे इवन बांग्लादेश के साथ भी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं, नीचे मालदीव श्रीलंका के साथ हमारे कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना तो है ही नहीं. सो ऑल आवर नेबर्स इन फैक्ट आर नॉट एग्जैक्टली फ्रेंडली विद इंडिया राइट नाउ. काफी खराब रीजनल रिलेशंस हमारे चल रहे हैं. द अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम द रीजन, जो यहाँ एशिया के छोटे छोटे कंट्रीज से जो अमेरिका ने विड्रॉ की अपनी आर्मी को, उसके बाद से ये सुपर पावर को, ये जो खाली हुई है पोजीशन, इसको चाइना ने फटाक से भर दिया है पावर वैक्यूम. और इंडिया को मौका ही नहीं मिला फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाने का इन कंट्रीज के साथ जहाँ पे अमेरिका का बोलबाला था, क्योंकि जैसे ही गद्दी अमेरिका ने खाली की तुरंत चाइना एज अ सुपर पावर वहां पर आ गया. राइज ऑफ चाइना एक्सप्लेन्स इंडियाज रीजनल डिक्लाइन. यही जो रीजन में चाइना, अभी जैसे आप मालदीव्स का केस देख लो, मालदीव्स में क्या हो रहा था, उनकी पार्टी की जो नई इलेक्ट होके आई है, जो उनके नए प्रेसिडेंट बने मुइज़्ज़ू जिनका नाम है, उनने पार्टी का मैनिफेस्टो भी ये रिलीज किया था इलेक्शन के पहले कि अगर आप हमको वोट देते हो तो हम इंडिया को कंट्री से हटा देंगे, हम इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन रिसर्चर्स, साइंटिस्ट को बेसिकली वील रिड्यू ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से रिलेशन सब खत्म. और वो पार्टी में जब जीत के फाइनली आई है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. इंडियंस को, इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी, इंडियन साइंटिस्ट जो वहाँ पे रिसर्च करते हैं उनको हटा के दे कॉल्ड चाइना, चाइना के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश किए. एंड मालदीव्स रीजनली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ इंडियन ओशन वाले रीजन में मालदीव्स इज द सेंटर, जो वहां पे रहेगा उसका पूरा कब्जा एक तरीके से इंडियन ओशन पे रहेगा. और अब चाइना के काफी अच्छे रिलेशन मालदीव्स के साथ बन चुके हैं. तो इंडिया की जो रीजनल पावर कम हो रही है, इसके लिए काफी हद तक जो चाइना की बढ़ती हुई पावर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल. अब अगर हम बात करते हैं उसके सॉल्यूशंस की, हम क्या कर सकते हैं फॉर द सॉल्यूशन. सबसे पहले तो वी मस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी दैट द रीजन, द नेबर्स एंड द रीजन जियोपॉलिटिक्स हैव फंडामेंटल. सबसे पहले तो रियलिटी एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हमारे आसपास के नेबर्स, हमारा रीजन, इट हैज फंडामेंटली चेंज्ड. सेकंड, New Delhi must focus on its strengths rather than trying to match the might. मतलब गलत तरीके से compete कर रहे हैं. जो हमारा गेम है हम उसमें हराने के बजाय हम दूसरे का गेम सीख कर उसको उसमें मात देने का ट्राई कर रहे हैं, which is wrong. तो चाइना से अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करने के बजाय इंडिया चाइना की स्ट्रेंथ सीख कर उनको हराने का ट्राई कर रहा है. जो उनकी कमजोरी है और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करने के बजाय हम उनकी स्ट्रेंथ देखकर वहां अपना कब्जा जमाने का ट्राई करें, which would be impossible. Third, India's continental strategy is replete with challenges, whereas its maritime space has an abundance of opportunities for enhancing trade. मैरीटाइम ट्रेड जो है बेसिकली उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं. दैट इज द थर्ड पॉइंट. एंड नेक्स्ट,
न्यू दिल्ली शुड ट्राई टू, फाइनली करना क्या चाहिए न्यू दिल्ली को, न्यू दिल्ली मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू दिल्ली शुड ट्राई टू वीन देम away from the China led regional grand strategy, इनको बेसिकली द कंट्रीज, द नेबरिंग कंट्रीज, कि उनको धीरे धीरे करके चाइना से दूर ले जाना चाहिए, एंड बाय मेकिंग देम अ की पार्ट ऑफ इट्स इंडो पैसिफिक ग्रैंड स्ट्रेटजी वेयर इंडिया एंड पार्टनर्स होल्ड सिग्निफिकेंट, जो ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है मतलब इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन, मतलब आप मान लीजिए जापान हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन यूनियन, ये सारे के सारे कंट्रीज यहाँ पर हमारा कब्जा है, यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंस है। अगर हम धीरे धीरे ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, काफी सारी डेवलपिंग कंट्रीज है जिनके ऊपर चाइना का एक तरीके से पावर होल्ड करता है चाइना, उनको धीरे धीरे करके हम अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का पार्ट बनाए, उनको मेंबर बनाए, अपने साथ में ज्वाइन करवाएं और धीरे धीरे करके चाइना से कट ऑफ करें और यहाँ पर उनको पावरफुल फील कराएं, यहाँ पे उनको फील कराएं कि हाँ यू हैव इंपॉर्टेंस हियर। तो इस तरीके से वी कुड डील विद दिस राइजिंग सुपर पावर जो हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर, दैट इज चाइना। ओके, दिस इज व्हाट द एंटायर आर्टिकल वाज अबाउट। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर व्हिच इज फिफ्थ का न्यूज़पेपर। इसमें सबसे पहले तो सेंटर ने एक्सपोर्ट बैन हटाया ऑन अनियंस, प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट बैन काफी टाइम से लगा रखा था सेंटर ने, आई थिंक 6 महीने पहले, 6 महीने अराउंड हो चुके हैं इस बैन को लगे हुए, इसको फाइनली हटाया गया और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस सेट किया गया, दो कंडीशंस पे हटाया, एक तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस वुड बी $550 पर टन और उसके ऊपर अलग से एक्सपोर्ट ड्यूटी भी 40% की लगाई जाएगी, तो कुछ $770 तक में बेची जाएगी। यहाँ पे बात क्या हुई थी, विवाद क्या हुआ था बेसिकली, क्यों चेंज किया करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा, एक तो अप्रैल 25 को जो एक सेंटर का डिसीजन आया था जिसमें गुजरात से 2000 टन व्हाइट अनियन को एक्सपोर्ट करने दिया, वहीं महाराष्ट्र के जो फार्मर्स है जो रेड अनियन कल्टीवेट करते हैं उनको इग्नोर किया जा रहा था, इस वजह से पूरा विवाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के फार्मर्स का कहना था कि हमको भी एक्सपोर्ट करना है, हमको भी प्रॉफिट कमाना है, व्हाई ओनली गुजरात फार्मर्स आर अलाउड, व्हाई आर वी नॉट अलाउड टू डू द सेम। ठीक है, the change in stance on export of the critical kitchen staple which were, सबसे पहले तो ये रुकावट या बैन क्यों लगाई थी, सबसे पहले हम देखते हैं कि रीजंस क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शंस के रीजन मेनली 2 या 3 होते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, या तो प्याज हमारी खुद की कंट्री में अवेलेबल नहीं है, लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट कहाँ से कर लेंगे, तो गवर्नमेंट पहला तो उस रीजन की वजह से बैन लगा सकती है। दूसरा, इंस्टेबिलिटी इन ग्लोबल मार्केट, अगर ग्लोबल मार्केट में प्राइस ऑफ अनियन या उनकी सप्लाई पे इंस्टेबिलिटी है तो खुद अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए बैन लगाया जा सकता है। तीसरा, बफर स्टॉक करने के लिए, अगर गवर्नमेंट को आगे आने वाले टाइम में पता है कि ऐसा मौसम आ रहा है या फिर व्हाटएवर रीजन की कोई एक पर्टिकुलर चीज का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्याज, उसकी कमी होने वाली है, स्कार्सिटी होने वाली है, तो उस केस में बफर स्टॉक बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट पहले से बैन लगा देती है ताकि स्टॉक बिल्ड हो पाए। ठीक है, दिस कुड बी द 3 पॉसिबल रीजंस कि गवर्नमेंट क्यों बैन लगाती है इस टाइप की चीजों पर। तो ऑपोजिशन ने काफी ज्यादा इस चीज में वारदात या बातचीत उठाई कि गुजरात के फार्मर्स को क्यों अलाउड है, महाराष्ट्र के फार्मर्स जो कि रेड अनियन कल्टीवेट करते हैं उनको क्यों अलाउड नहीं है। तो फाइनली सेंटर ने ये बैन हटाया है 2 कंडीशंस के साथ, कि एक तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, मतलब इससे कम पे एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, $550 पर टन, और उसके ऊपर से एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाएगी 40% की। तो ऑलरेडी आधे ज्यादा फार्मर्स तो यहाँ पे छट गए क्योंकि इट्स अ ह्यूज प्राइस, तो इतने पर जो बेचने को, जो रिस्क लेने को तैयार हो वही कर पाएंगे। तो इट इज स्टिल अ फॉर्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन होगी, काफी हद तक बैन हटा के बस उसको मुश्किल कर दिया गया है, बट स्टिल अलाउ कर दिया है। बैन में इट वाज अ कंप्लीट बैन, किसी को भी अलाउ नहीं था इन द एंटायर कंट्री। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज ऑन डक फार्म। हमने पिछले एक क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट H5N1 जो फैल रहा था अबाउट बर्ड फ्लू, यहाँ पे उसी से रिलेटेड डिस्कशन है। जो केरला में काफी ज्यादा ट्रेडिशनल डक फार्मर्स होते हैं वो अब धीरे धीरे बिजनेस से हटते जा रहे हैं परमानेंटली बिकॉज ऑफ आउटब्रेक्स ऑफ बर्ड फ्लू,
और ये पिछले कुछ सालों में 10th आउटब्रेक है। तो लोग परमानेंटली इस बिजनेस को छोड़ रहे हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू अ डक ब्रीडर, उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने लोन लेके ये डक फार्म स्टार्ट किया था एंड वो लोन चुकाना तो दूर की बात है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं निकल पा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज बर्ड फ्लू एंड बर्ड फ्लू में डक्स दे ड्रॉप डेड। मतलब आप रात में सोए हो, आपके डक्स नहीं है, आप सुबह उठे हो 2-3 ऐसे मरे हुए मिले। तो ऐसे धीरे धीरे करके ऑल द डक्स आर डाइंग। तो लोग इतना डर गए हैं कि वो उस बिजनेस को भी परमानेंटली छोड़ रहे हैं, जो केरला में काफी बड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। तो जो ये बर्ड फ्लू के आउटब्रेक है, दे हैव पुट द डक फार्म्स, duck farming in Kerala, which is a consistent source of income for several families of Kuttanad, जो एक जगह है केरला में, at a crossroads। तो ये जो वायरल या वायरस फैल रहा है, इसका नाम है H5N1, ठीक है। 65,000 से भी ज्यादा बर्ड्स या डक्स इन द लास्ट 6 हॉटस्पॉट्स हैव डाइड ऑलरेडी। इतने डेथ रेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फटाक से देख लेते हैं कि ये जो एविएशन फ्लू की बात हो रही है, क्या ये इंसानों में फैल सकता है? सबसे पहले तो H5N1 एंड H5N6 ये तो ऐसे हैं जो ह्यूमंस में इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं। इनको बोला जाता है HPAI, मतलब हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। ये ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकते हैं। किस तरीके से स्प्रेड हो सकते हैं? अब बर्ड्स के ब्लड, एक्सक्रीटा और यूरिन किसी भी तरीके के थ्रू अगर ये उनके बॉडी से रिलीज हो रहा है और ह्यूमंस इसको खा ले, तो इनहेल कर लें थ्रू माउथ, थ्रू आईज, किसी भी तरीके से अगर उनके कांटेक्ट में ये फ्लूइड्स आते हैं, देन दिस फ्लू कुड बी ट्रांसफर्ड। क्या बर्ड से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है? यस, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ये अभी तक पॉसिबल नहीं है। अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ये होने लगा तो दिस कुड एंड अप बीइंग अ ह्यूज पैंडेमिक। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये आ रही है कि अनलाइक जो हेन की फार्मिंग करते हैं, जो क्लोज्ड क्वार्टर्स में हो सकती है, बंद कूप और वो सब में हो सकती है, डक फार्मिंग जो होती है वो खुले मैदानों में, खुले एरियाज में होती है और इन एरियाज में अक्सर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है क्योंकि वहाँ पॉन्ड्स और ये सब अक्सर होते हैं फॉर द डक्स। तो ये जो खुले एरिया में माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है ना, इससे भी काफी ज्यादा बर्ड फ्लू फैल रहा है इन द माइग्रेटरी बर्ड्स एज वेल। जो माइग्रेटरी बर्ड्स काफी बार endangered species भी होती है। So this bird flu could be a huge population, could be a huge problem not just for hens and ducks but even for the migratory birds जो दूर दूर से migrate करके आती है and they could end up, मतलब इससे पूरा ecosystem हिल सकता है अगर जल्दी इसका कोई प्रॉब्लम, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है। So guys, that is all for today. आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ 3 दिनों में न्यूज़पेपर काफी आसान आए थे। आजकल पॉलिटिकल न्यूज़ काफी ज्यादा आ रही है इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ उतनी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस इस टाइप के काफी कम आने के चांसेस होते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम इस तरीके के आर्टिकल्स और डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी फ्राइडे को होगी उसमें अगले 3 दिन जो भी होने वाला है इंक्लूडिंग टुडे व्हिच इज 7, 8 एंड 9 जो भी चीजें होने वाली है उनको हम डिस्कस करेंगे ऑन दी अपकमिंग फ्राइडे। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता इंपॉर्टेंट कौन सा है, अनइम्पॉर्टेंट कौन सा है, वो भी आपका यहाँ क्लियर आउट हो जाएगा। उस पर रिसर्च भी आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी और आप अगर एक वीडियो ये देख लेते हो और हफ्ते के 2 देख लेते हो, मतलब महीने के टोटल हो गए 8, तो इन 8 वीडियोस में आपका पूरे महीने का मोटा मोटी हिंदी न्यूज़पेपर पूरा कवर हो जाएगा व्हिच इज वेरी इंटिमिडेटिंग टू रीड। अगर आप दिन भर पढ़ने बैठते हो तो ये आराम से आपको 2 से 2.5 से 3 घंटे भी लग सकता है पूरा न्यूज़पेपर कवर करने में, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को ये भी नहीं पता होता रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है। ठीक है, सो दिस वीडियो एंड दीस सेशंस विल हेल्प यू अ लॉट विद देम। इसी तरीके के और भी सेशंस हम कराते रहते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या कुछ न्यूज़ में चल रहा है तो उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे ऑन आवर वेरी ओन YouTube चैनल व्हिच इज YES Academy for Law. So guys, thank you all for joining me in today's session. I am Vishishta signing off. I'll see you guys again very soon on the upcoming